Now being recorded. हम्म देखो, जो भी ये एएस की प्रोनाउंसमेंट वाली होती है ना, इसके अंदर इसमें क्या सिस्टम होता है कि देखो, ये लिख रखा है ना ऊपर कि ये बोल्ड, जब भी तुम इसमें जब नीचे चलेंगे ना तो उसमें तुम्हें कई दिखेंगे बोल्ड लेटर, तुम्हें मतलब उसमें भी दिखेंगे बोल्ड, कई बोल्ड में हो रखे होंगे और कई मतलब नॉर्मल में होंगे। देखो मतलब जो बोल्ड में होता है ना, वो इनका मेन प्रिंसिपल होता है स्टैंडर्ड्स के अंदर, जो मतलब वो कन्वे करना चाहते हैं। और जो नॉर्मल होता है ना, वो इनका मतलब एक्सप्लेनेटरी होता है या फिर मतलब जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जर्नल होता है। मेन इनका होता है जो बोल्ड का रखा होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है वो चीज, मतलब एग्जामिनर भी मतलब पिक करता है तो वो वहां से करता है। या फिर अब उसके अगर मान लो कोई चीज मतलब बोल्ड में उसको कोई एक्सप्लेन करनी है तो वो नीचे उसके पैराज एक्सप्लेन और कर देता है फर्दर। तो उसका ये होता है। हाँ, अब देखो स्टार्ट करते हैं। देखो इंट्रोडक्शन, देखो स्टार्टिंग में क्या लिख रखा है। दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखो सबसे पहले अब सारे बोलते रहना, मतलब एक एक करके कोई एक जन एक्टिव रहना, जो रिप्लाई जो करके आया हो। बताना एएस का नाम क्या है सबसे पहले। Disclosure of accounting policies. व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग पॉलिसी, डू यू नो? अकाउंटिंग पॉलिसीज होगी कि जैसे हमने स्पेसिफिक मेथड जो कोई फॉलो करना है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, कि हमने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और कैसे प्रिपेयर करना है। हाँ देखो, तुमने ये चीज बताई ना, मतलब कि अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फर्म कोई भी एंटिटी फॉलो करेगी, तो उसको वो कैसे प्रेजेंट करेगी अपने फाइनेंशियल्स में, और कैसे प्रिपेयर करेगी, मतलब उसको कैसे शो करेगी। अब मैं तुम्हें इसका, जो तुम ये पढ़ोगे ना, उसका मैं तुम्हें इसके साथ साथ इनका बाद में मतलब जब एंड हो जाएगा, उसका मैं तुम्हें ना मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, मतलब जो बैलेंस शीट्स होगी, उनके नीचे इनको नोट्स के अंदर ये रेफर करना होता है। अगर मैं तुम्हें जैसे गोइंग कंसर्न, जैसे तुम आगे पढ़ोगे गोइंग कंसर्न, एक वो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होती है। अगर वो फॉलो हो रही है तो मतलब उसको डिस्क्लोजर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर जैसे ही वो ब्रीच होएगी तो उसे हमें नोट्स टू अकाउंट में मतलब डिस्क्लोज करना होगा। मेंशन करना मतलब पड़ता नोट, है। हाँ मतलब नोट्स के अंदर डिस्क्लोज करना होगा। तो फर्म को वो मैंडेटरी होता है कि उन्हें वो डिस्क्लोज करना होगा। तो तुम जो मतलब जो फर्म मतलब जिस फर्म पे मतलब गोइंग कंसर्न का इशू होएगा ना, मतलब लिक्विडेट मतलब जो मतलब हैवी इशू आता है, तो उनके बाय नोट्स के अंदर तुम्हें ये भी दिखाऊंगा कि गोइंग कंसर्न का एक नोट होता है, उन्हें वो शो कर रखा होगा। फिर तुम जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी हम कहाँ कहाँ फॉलो करते हैं, जैसे वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कॉस्ट और एनआरवी, मतलब जैसे वो मेथड होते हैं लीफ, वो तो नहीं मतलब लीफो, डेप्रिसिएशन वगैरह। मतलब नहीं, वो फीफो वेटेड एवरेज होते हैं ना, वो जो लीफ हाँ, मतलब वो इन्वेंटरी होते हैं डेप्रिस। वैल्यूएशन। हाँ, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड होते हैं, वो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, वो फर्म के मतलब चॉइस होते हैं, उनको क्या उस इंडस्ट्री में क्या वैल्यू करा ठीक है। अकाउंटिंग में। हाँ, अब देखो तुमने इंट्रोडक्शन में क्या था, तुमने बताया था कि वो ये डिस्क्लोजर देंगे कहाँ पे, इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो आ गया स्टैंडर्ड, ये डील करेगा इसके अंदर। अब सेकंड क्या है, द व्यू प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ फेयर एंड द प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द अकाउंटिंग पॉलिसीज। एक सेकेंड, अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। The accounting policies followed vary from enterprise to enterprise. Disclosure of significant accounting policy followed is necessary if view is presented to be properly appreciated. अब देखो तुमने वही था ना स्टार्टिंग में कि ये अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, फर्म टू फर्म वेरी करती है, एंटिटी टू एंटिटी। अब देखो वही इसने मतलब सेकंड वही लिख रखा है कि वो अपने मतलब जो भी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रही होगी ना उनके, मतलब जो मतलब ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है, मतलब जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे कोई एक ऐसी एंटिटी है, मतलब उनके लिए रॉ मटेरियल बहुत, मतलब मटेरियल की कंजम्पशन बहुत मटेरियल अमाउंट की है, तो उनसे जो भी रिलेटेड वो एजम्पशंस अपनी वो या फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाएंगे, तो वो बहुत मटेरियल होंगी। ऑडिट के अंदर भी मतलब जैसे कोई अगर ऑडिटर आता है तो वो ऑडिट करेगा तो उसके लिए वो मटेरियल हो जाएंगी। और वो उनकी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो वही सारा मेजर पार्ट कवर करी होंगी। तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब वो बन जाएगी कि मतलब उन्हें डिस्क्लोज करना फर्म की रिक्वायरमेंट ही है। हाँ, जैसे अगर कोई मतलब जैसे ऐसे एफएमसीजी कंपनी होती है, मतलब उनका क्या होता है, सेल परचेज होता है ना, मतलब कि रॉ मटेरियल का सेल परचेज किया, मतलब जो उन्होंने बना रखे हैं, मतलब या फिर जो उनके प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मतलब कैसे उनकी डीलिंग करें। अगर वो सेम मतलब जैसे कोई मोबाइल की है, तो मोबाइल मोबाइल सेम सेम चल रहा होगा, तो उनकी कैसे करेंगे, लीफो पे वेटेड एवरेज, मतलब वेटेड तो सेम ही रहेगा, लीफो पे कर रहे हैं या फीफो पे कर रहे हैं, तो वो उनकी चॉइस पे आ जाएगा, तो वो उन्हें डिस्क्लोज करना होगा। और यही लिख करके क्लास में कि वो ये हमें डिस्क्लोज करना क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करता है कि मतलब ऑडिटर भी चेकिंग या फिर जो भी इन्वेस्टर है या फिर जो ऑडिटर है, उन्हें मतलब पता चल सके कि फर्म में मतलब क्या क्या पॉलिसी। हाँ,
वो शो हो रही है, प्रॉपर की नहीं हो रही। फिर थर्ड पॉइंट क्या लिख रखा है, द डिस्क्लोजर ऑफ सम ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड। अब तुम इस देखो मैं बताता हूँ, जैसे अब तुम्हें कोई एग्जांपल लिखना हो ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, अब तुम उसके साथ साथ लिखते जाओगे, अंडरलाइन करते जाओ कि ये जैसे फर्स्ट पॉइंट में था कि क्या था, स्टैंडर्ड क्या, डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। और को मैं भी शायद ड्रॉ करता रहता हूँ, रुको एक सेकेंड, ड्रॉ, हाँ ये डिस्क्लोजर ये वाला। और क्या है, ये क्या चीज होती है, प्रिपेयरिंग। जब भी तुम एएस का नाम लिखोगे ना, ये ऐसे लिख सकते हो, डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फिर दूसरे में क्या लिख सकते हो, देखो दूसरे में क्या था कि अकाउंटिंग पॉलिसीज नेसेसरी इफ द व्यू टू बी प्रॉपरली अप्रिशिएट, मतलब अरे हाँ ये अप्रिशिएटेड हो गया। और अगर मान लो कोई प्रॉफिट एंड लॉस को, मतलब या फिर इनके जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को, ये जो ये क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बैलेंस शीट्स को, या फिर वो उनके प्रॉफिट एंड लॉस को सिग्निफिकेंट अफेक्ट कर रही है, तो उसको क्या देना होगा, मतलब उनकी प्रिपरेशन करनी होगी और उसकी प्रेजेंटेशन करनी होगी नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। तो सेकंड पैरा में यही है। हाँ अब थर्ड में क्या लिख रखे हैं, द डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन द प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ इन सम केसेस। मतलब लॉ के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट्स कब होती है, जैसे इन केस मतलब ये होती है कि जैसे AS2 में पढ़ोगे ना, कि तुम्हें मतलब वो एंटिटी, मतलब तुमने S2 सबने पढ़ रखा है, AS2 इन्वेंटरी वैल्यूएशन ना नहीं पढ़ रखा तो हाँ तो उसमें मतलब दो मेथड्स होते हैं ना, कि एक वेटेड एवरेज होता है और एक लीफो। लीफो अलाउड होता है ना, या फीफो? फीफो 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 नहीं होता। फीफो अलाउड होता है। फीफो एंड फीफो होता है, हाँ हाँ देखो मतलब फीफो देखो जो भी दो अलाउड है ना, होता है। हाँ तो हाँ। जो भी उनमें से वो फॉलो करेंगी ना, तो अकाउंट वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे कि वो उसको डिस्क्लोज करे कि मतलब उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या वो फॉलो कर रहे हैं। तो वही आ जाएगा कि वो लॉ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लॉ ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी लॉ के अंदर रिक्वायर्ड है। तो मतलब उनके हाँ। जैसे तुम आगे मतलब फर्दर AS भी पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। तुम बेयर एक्ट में पढ़ोगे ना, वहाँ मोस्टली तुम्हें ये चीज दिख रही है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, जैसे जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होती है, मतलब रिलेटेड पार्टी मतलब कौन कौन उसके रिलेटिव हो गए किसी एस की, 18 एस हाँ 18 मतलब AS18। तो उसमें डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ स्पेसिफिकली लिख रखा है कि ये चीजें डिस्क्लोज करनी होंगी। तो वो चीज यहाँ पे भी होती है कि मतलब उन्हें डिस्क्लोज वगैरह डिस्क्लोजर प्रॉपर करना होता है। तो वही लिख रखा है कि लॉ प्रोवाइड करता है सम केसेस के अंदर। इसमें तो यही है कि मतलब लॉ की रिक्वायरमेंट है। फिर क्या है, द ICAI हैज इन स्टैंडर्ड इशूड बाय इट रिकमेंडेड द डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन अकाउंटिंग पॉलिसी दैट इज ट्रांसलेशन पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ। आप देखो ICAI ने मतलब क्या डिस्क्लोजर वही है ना, कि अभी ये एग्जांपल दे रहा है, देखो एग्जांपल क्या दे रहा है कि तुम्हें कहाँ पे मतलब डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती है, कि जैसे ट्रांसलेशन होती है, जैसे कन्वर्जन होते हैं ना, मतलब जैसे फॉरेन करेंसी टू इंडियन करेंसी या फिर रिपोर्टिंग करेंसी में जब भी तुम ट्रांसफर करोगे ना, वहाँ तुम्हें मतलब रेट्स वगैरह वहाँ पे तुम AS11 जब करोगे ना, मतलब वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अब मेरे को, जैसे मैंने इंडियस 11 पढ़, मतलब इंडियस 21 पढ़ रखा है, कि मतलब वही होता है कि जैसे तुमने जो AS11 है वही हमारे इंडियस 21 है। तो उसमें यही होता है कि ट्रांसलेशन होते हैं, मतलब जैसे फॉरेन करेंसी टू रिपोर्टिंग करेंसी। तो वहाँ हमें मतलब जो फॉरेन करेंसी आइटम्स होती है ना, जैसे जिसे हमें फिक्स्ड अमाउंट हो गया, मतलब फिक्स्ड अमाउंट, और हमें फिक्स्ड अमाउंट और डिटर्मिनेबल अमाउंट में जो भी हमें पे करना होता है ना, तो वो फॉरेन करेंसी आइटम्स होती हैं। तो उसकी जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे ना, मतलब इस पे क्लोजिंग, मतलब वहाँ पे ना एंटिटी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो क्लोजिंग रेट पे करें, मतलब क्लोजिंग रेट नहीं, हाँ मतलब डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पे करें, या फिर मतलब उनके एवरेज रेट यूज करें, हाँ जो भी एवरेज मतलब रेट दिया जाता है। हाँ हाँ जो भी उनके मतलब जो भी सुटेबल होगा ना, तो उन्हें वो डिस्क्लोज करना होगा कि मतलब उन्होंने क्या वो यूज कर रखा है, कि मतलब ऑप्शन 1 यूज कर रखा है या ऑप्शन 2। तो वहाँ पे मतलब यही होता है कि मतलब उन्हें जो भी ट्रांसलेट करे होंगे तो वो उन्हें रिकॉर्ड करना होगा प्रॉपरली। फिर क्या है, इन रिसेंट अ फ्यू एंटरप्राइजेस इन अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग देयर एनुअल रिपोर्ट अ सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड। अब यही है कि मतलब कई जो फर्म्स है उन्होंने मतलब वही है कि वो डिस्क्लोज करना और अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब वो डिस्क्लोजर अलग से देने लग गए हैं। तो मतलब वो बस इसमें तो कुछ नहीं है, इसका कोई इतना वो नहीं है। In general, however, accounting policies are not present regularly and fully disclosure. Many entries including notes account not present. हाँ वो देखो वही है कि अब देखो सारी एंटिटीज इतनी, अब उन पे सारे AS तो अप्लाई हो नहीं सकते। तो जो भी उन पे, तो तभी क्या होंगे कि नोट एट नोट प्रेजेंट रेगुलरली एंड फुली डिस्क्लोज। मतलब वो सारी सारी चीजें डिस्क्लोजर तो देंगे नहीं, मतलब जैसे कोई AS उन पे मतलब एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा मतलब उन पे, तो उसका क्या डिस्क्लोज देंगे अपने फाइनेंशियल्स में।
तो वही क्या करते हैं उस चीज का क्या कहते हैं, अगर वो उन्हें मतलब तो वो नोट्स टू अकाउंट में अपने रेफर कर देते हैं। उसका क्या ही तुमने ये चीज पढ़ी होगी ना कि मतलब नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्रिप्शन वो उन्हें प्रोवाइड करना होता है, डिस्क्रिप्शन उन्हें प्रोवाइड करना होता है जो भी सिग्निफिकेंट ऐसे एसएपी मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है। हाँ अब देखो उनका मतलब क्या लिख रखा है, देखो लास्ट सेकंड इसमें, बट द नेचर क्या नेचर एंड डिग्री ऑफ डिस्क्लोजर वेरी कंसिडरेबली बिटवीन द कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर बिटवीन यूनिट्स इन द सेम सेक्टर। अब जैसे कोई भी मतलब दो एंटिटीज है ना, मतलब जिस पे मतलब उन पे जैसे मान लो एएस किसी पे AS 19 एप्लीकेबल हो रहा है किसी पे नहीं हो रहा, तो वहां पे उनकी अकाउंटिंग वगैरह मतलब बहुत डिफर कर जाएगी ना। जैसे अगर किसी पे मतलब कोई कंपनी है जो मतलब चाहे इंडिया से उस पर एप्लीकेबल नहीं हो रहे, मतलब उसकी मतलब टर्नओवर लिमिट्स एक्सीड नहीं कर रही, तो उसमें मतलब एएस अप्लाई होंगे उसके लिए अलग, मतलब वो अप्लाई करेगी अपने एएस। और जो कोई फर्म नॉन मतलब जैसे कोई सीए कह रहा हूँ कॉर्पोरेट फर्म नहीं होगी, तो वो अपने एएस अलग मतलब अपने इंडस्ट्री से जो भी एप्लीकेबल होंगे वो अप्लाई करेगी। तो इसमें मतलब वही है कि मतलब सबके वैरी करते हैं फर्म टू फर्म, उसका मतलब वही मीनिंग आता है इसमें लास्ट में। फिर मतलब क्या है सेम इवन अमंग, इंडस्ट्री में भी अलग अलग एएस लग सकते हैं, मतलब अलग अलग कॉर्पोरेट पे। हाँ लग सकते हैं बिल्कुल, मतलब वो अपने डिपेंड करता है ना, मतलब वो किस पे डील कर रही है। जैसे मैं वही बताऊं, अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, उसमें तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, तुम किस पे वैल्यू करोगे। एक तो वो आ गया एग्जांपल। अब एक और अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था ट्रांसलेशन वाला, उसमें भी एंटिटीज के बाद दो ऑप्शन होते हैं। अब कई तो जैसे मैं हम्म। जिसके ऑडिट करा था जैसे, तो उस पर एएस एप्लीकेबल होते हैं। तो वो जो ट्रांसलेशन होता है वो उसमें वो क्या करते हैं, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन वाला रेट यूज करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस या फिर जो भी इनकम होते हैं तो उसके लिए डेट ऑफ ट्रांजेक्शन की बुकिंग करते हैं। अब कोई और फर्म वाला अगर मान लो जैसे उसमें अगर रेट फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो तुम्हें वही डेट ऑफ ट्रांजेक्शन वाली वो रेट फॉलो करने होंगे। अगर लेकिन रेट फ्लक्चुएट ज्यादा नहीं कर रहे तो तुम उसका एवरेज भी कर सकते हो। तो वही एंटिटी को मतलब वो डिपेंड करता है ना, देखो कोई एंटिटी अब डेट ऑफ ट्रांजेक्शन यूज करी होगी, कोई वो एवरेज रेट यूज करी होगी एक एंटिटी उसी के अंदर, तो वो डिफर कर सकते हैं वो देखो। भैया एंटिटी चूज करेगी ना अपनी मर्जी से। हाँ एंटिटी के पास ऑप्शन होता है, उनकी मतलब एएससी policy। प्रोवाइड करता है कि एंटिटी के पास मतलब हम्म। ऑप्शन वो प्रोवाइड कर देता है उनको कि कोई भी तुम अपना फॉलो कर सकते हो, दोनों ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। वो तभी उनका फिर तभी ना उनका देखो तभी उनको ना नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्रिप्शन देना होता है उनका। क्या लिखा था ऊपर, लिखा था ना कि डिस्क्रिप्शन ऑफ वही अकाउंटिंग डिस्क्लोज पॉलिसी उन्होंने करेंगे। अडॉप्ट करी होंगी उनका बट डिस्क्लोजर ये भी देंगे तो है ना क्यों। कि एक बार जो फॉलो हाँ कर ली तो फिर वो हटा भी नहीं सकते, मतलब चेंज नहीं अनलेस एंड कर अनटिल नहीं नहीं लॉ चेंज नहीं ना नहीं, हो। हाँ वही वही तीन उसके लॉ मतलब चेंज ना थ्री हो, या फोर। स्टैंडर्ड चेंज ना हो। हाँ मतलब या फिर अगर या ट्रू एंड बातें फ्यू मतलब प्रेजेंटेशन बेटर करनी है। प्रेजेंटेशन के लिए रिक्वायर्ड है हाँ तो चेंज, वही मतलब तीन कि कंडीशन ये बस। हाँ कि अगर वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे दिया अगर चेंज करने हम्म। के बाद तो वो कर सकते हैं। तो वही चीज है। हाँ if ठीक। even among the few enterprises that present included in their annual report separate statement of accounting policy, considerable variation exists. The statement of accounting policies forms part of in the some cases in violates supplementary information। वही है कि कई तो मतलब डायरेक्ट मतलब वही है कि मतलब कई पे मतलब कंसिडरेबल वेरिएशन मतलब कोई भी ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर भी। कि जैसे डेप्रिसिएशन का रेट है वो भी मतलब अकाउंट वो तो चलो अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर आ जाता है। मतलब वही मतलब तुम कह सकते हो कि डेप्रिसिएशन में भी WDV फॉलो कर रहे हैं या फिर SLM फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब वही कई बार चेंज होता रहता है फर्म टू फर्म, मतलब जो भी मतलब वो है। तो उसका ना कई तो उसका मतलब सप्लीमेंट्री एडिशनल में उनका डिस्क्लोजर देते थे, जैसे हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा था ना एक पॉइंट में था कि जैसे ये रहा कि कोई सम फर्म्स है उन्होंने मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपनी वो दे देते प्रोवाइड करके कई फर्म्स ने रिसेंट ईयर्स में। और देखो फिर नीचे क्या लिख रखा है, अब कई तो मतलब और कई क्या करते हैं सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। और कई क्या करते हैं जैसे इन सम क्या है फॉर्म पार्ट्स ऑफ अकाउंट। सम उसका मतलब जैसे पार्ट ऑफ अकाउंट मतलब क्या होगा नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज कर देते हैं, वही उनका पार्ट ऑफ अकाउंट्स होता है। और कई उसको एडिशनली प्रोवाइड कर देते हैं उसको। तो उसका ये डिफरेंस होता है। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि कई तो नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज कर देंगे, कई उसके लिए कोई सेपरेट इशू वो कर देंगे, उसके लिए सेपरेट इंफॉर्मेशन मतलब कोई सेपरेट ठीक। स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देंगे उस चीज के लिए। better ठीक। understanding accounting service and the mirror in with the accounting sir disclosure with include of meaningful comparison। ये वाला irrelevant नहीं है, इसको तो कार्ड ऐसे ही लगा दो ये। जो तुम्हारे लिए रेलेवेंट हो ना मतलब उस पर देखो, जैसे फिफ्थ था तुम्हारे लिए कोई रेलेवेंट नहीं है, तुम इसको क्रॉस मार दो सीधा। तुमने नहीं पढ़ना, अब जो भी इंपॉर्टेंट हो वो तुम उस पर करते हो। जो फिर जैसे ये वाला पैरा करके जाना, जैसे अगर ये वाला ये सिक्स्थ वाला एक ये कर लेना मार्क। और प्रॉपरली बाकी तो तुम चलो इसमें आगे पढ़ोगे, बाकी ऐसे आगे भी मार्क करवाता रहूंगा तुम्हें साथ साथ ही। चलो अब आगे पढ़ते हैं।
फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशंस, ये तो सीए फाउंडेशन से मतलब उससे भी पहले से पढ़ते आ रहे हो, बताओ क्या क्या होती है फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशंस। गोइंग गोइंग कंसर्न, कंसर्न, एक्रूअल बेसिस, हाँ और एक और ये होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। हाँ, सीधा इसका ऐसे याद रख दो ना, सीएजी ये याद रखो, सीएजी रख लो, जैसे तुम उसमें सीएजी लॉ में भी आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जीसीए जनरल। एक्ट, जीसीए एक्ट की तरह। अरे तुम, हाँ देख, अरे तुम वो देखो जो भी तुम्हारे याद रखो, जीसीए रख लो या फिर रख लो सीएजी, तुम्हें मतलब टैग कंपनियों में भी होता है, और टैग यहाँ पे भी आ हाँ, जाएगा कंट्रोलर ऑडिटर कंसिस्टेंसी। जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, यहाँ पे भी आ जाएगा कंसिस्टेंसी, एक्रूअल और गोइंग कंसर्न। जो भी मतलब तुम्हें लिखे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म सीधा ऐसे याद रखा करो, तुम्हें जल्दी जल्दी याद होंगे। हाँ, पैरा 9 देखते हैं। Certain fund FAA underlie the presentation of financial. They are usually not specifically stated because their acceptance and use are assumed. Disclosure is necessary. हाँ देखो, ये अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखो कई बार जैसे यहीं से आगे भी पैरा चलो आ जाए, मैंने भी देखो पूरे पैरास तो अभी रीड नहीं किए थे, मैंने भी अपने इंटर में, अब तुम्हें मतलब रेफर कराऊंगा ना, तुम्हारी इनकी नॉलेज स्ट्रांग हो जाएगी इसके लिए साथ साथ ही। देखो इसके क्या होता है कि सर्टेन एफए assumption अंडरलाइन द प्रेजेंटेशन, वही है कि वही जो स्टार्टिंग में हमने इसकी वो स्टैंडर्ड की डेफिनेशन मतलब वो पढ़ा था कि क्या होता है डिस्क्लोजर, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। हाँ, फिर उसका क्या था कि अब देखो जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन होती है, जो कैग होगी, वो जनरली एज्यूम की जाती है कि वो फॉलो कर ही रही होगी फर्म, कि मतलब उसका क्या है, ये अंडरलाइन कर लेना, नोट स्पेसिफिकली स्टेटेड होंगे, क्योंकि ये वाली लाइन तो अच्छी तरीके से लिख कर यहाँ से कर लो, यहाँ तक, यहाँ तक। ये तुम्हें कोई क्वेश्चन जैसे आता है ना, क्योंकि ये वो ट्रू एंड फॉल्स में यहाँ से उठा के देते हैं ऐसे, फिर क्या है उनका, लेकिन उनका क्या है, अगर डिस्क्लोजर नेसेसरी हो जाएगा कब, कि जब वो फॉलो नहीं हो रही होंगी, मतलब जैसे गोइंग कंसर्न मतलब इफेक्ट हो रहा है उनका, कि मतलब वो एंटिटी कंटिन्यू फॉरगो नहीं कर सकती अपने फोर्सिबल फ्यूचर के लिए, तो वहां पे उन्हें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मैंडेटरी हो जाएगी वहां पे, नेसेसरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि अगर वो जी फंडामेंटल लगा, मैंने भी ये क्वेश्चन दिया था आरटीपी में था, कि अगर वो एफए फॉलो नहीं हो रही है तो उन्हें कोई डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तुम अगर ध्यान से हाँ, पढ़ना, रुको रुको, ये तुम इसमें ध्यान से पढ़ना, एक तो क्या यूजुअली नोट रिक्वायर्ड है, लेकिन पढ़ भी सकती है यहाँ पे, मतलब क्योंकि यहाँ से देखो यहीं से क्या है, इसकी ये एक्सेप्शन वगैरह मतलब तुम समझ सकते हो कि एक्सेप्शन प्रोवाइड कर दी अगर वो फॉलो नहीं हो रही। ठीक है, और इसके क्या थे, ये तुम ये मतलब कि ना मैंडेटरी मतलब कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हम एंटिटी कर सकती है, लेकिन उनकी कोई मतलब करने की जरूरत नहीं होती, इसका मतलब ये होता है कि मतलब वो कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि यूजुअली एज्यूम की जाती हैं वो, लेकिन वो कर भी सकती है, मतलब अगर वो करना चाहे तो, मतलब उन पे डिपेंड होता है। ये याद रखना कि मतलब ये नहीं है कम्प्लीटली वो डिस्क्लोज करना ही नहीं है, कर ही नहीं सकते मतलब इस चीज को, अगर वो फॉलो हो रही है वो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं होती उस चीज को डिस्क्लोज करने कंपल्सरी की। नहीं है ना। हाँ हाँ, अब पैरा 10 देखते हैं, वही गोइंग कंसर्न, अब इसमें क्या लिख रखा है, द एंटरप्राइज इज नॉर्मली व्यूड गोइंग कंसर्न वही इज कंटिन्यूइंग इन ऑपरेशन ऑफ, ये याद रखना, ये वाला वर्ड, ऐसे वर्ड्स कीवर्ड्स होते हैं जैसे फोर्सिएबल फ्यूचर, फोर्सिएबल फ्यूचर ऐसे या वर्ड्स को वो करना होता है हमें। इट इज assumed that enterprise has neither the intention not necessary of liquidation of containing materially the scale of operation। वो सिग्निफिकेंट मतलब गोइंग कंसर्न का इफेक्ट होता है, या फिर एंटिटी क्या जा रही हो लिक्विडेशन के अंदर, देखो दो बन जाते हैं यहाँ पे, क्या एक तो एंटिटी लिक्विडेशन में जा रही हो, और बीच में क्या आ गया, और आ गया, और क्या है कंटेनिंग मटेरियल स्केल ऑफ प्रोजेक्शन, कि मतलब जैसे अगर मान लो कोई एंटिटी है मतलब एफएमसीजी में, उसके मतलब 10 बिजनेस मतलब 3 कोई प्रोडक्ट में डील कर रही है, अब मान लो उसमें से एंटिटी ने दो को प्रोडक्ट को बंद करने लगी, तो वहाँ उनकी गोइंग कंसर्न इफेक्ट भी आ सकती है कि वो एंटिटी मतलब वो बंद कर रही है, तो वहाँ पे उनके फाइनेंशियल में गोइंग कंसर्न इफेक्ट आएगी, तो उनकी जो अकाउंटिंग होगी वो लिक्विडेट बेसिस पे होगी, मतलब गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं होगी उनकी। तो वो याद रखना कि ये यहाँ पे दो केसेस होते हैं, एक तो लिक्विडेशन का, और या फिर वो अगर मेटेरियली अपने उस जो ऑपरेशन मतलब जिससे वो डील करी है, तो उसको क्या कर रहे हो, कटेल मतलब वहां से हटा रहे हो उनको, मतलब वो डी लिस्ट में जैसे हटा रहे हो, मतलब वो सेंस होता है इसका। तो ये वाला ये एक चीज करके रखना कि गोइंग कंसर्न क्या होता है फॉरसिबल फ्यूचर के लिए, और क्या होता है नॉट नेसेसरी लिक्विडेशन, और इसके मतलब ये दो एग्जांपल होते हैं कि मतलब इंटेंशन, इनकी एंटिटी की इंटेंशन ही होती है ये दोनों चीजें करने की, तभी गोइंग कंसर्न को नहीं माना जाता, अगर ये दोनों चीजें नहीं हो रही ना, क्या लिख रखा है, नाइदर लिख रखा है आगे की, इट इज एज्यूम्ड, जब भी गोइंग कंसर्न मतलब फॉलो हो रहा है तो क्या एज्यूम किया जाता है कि वो नाइदर और नोर मतलब ये दोनों चीजें नहीं कर रही वो,
मतलब ना वो लिक्विडेटरी है और ना वो मटेरियल वो स्केल ऑफ अपना हटा रही है। अब आगे सेकंड पॉइंट कंसिस्टेंसी पे, इट इज एज्यूम कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। वो ये है कि क्या है, वो ये नॉर्मली एज्यूम किया जाता है कि वो जो वन पीरियड से वो कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रही है अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज। हाँ। क्या अब आगे एक्रूअल, एक्रूअल अब देखते हैं इसका क्या है। रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर एक्रूड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज दे आर अर्नड एंड इंकर्ड, not as money in which received or paid, and record in financial statements of period at which they relate। हाँ अब देखो इससे तुम क्या एक रिलेट कर सकते हो, इससे एक वो भी होता है ना, कौन सा कंसेप्ट होता है, तुम इससे क्या रिलेट कर सकते हो बताओ मेरे को कोई एक। देखते हैं किसकी नॉलेज मतलब थोड़ी सी अच्छी है। एक कंसेप्ट होता है जो उससे मतलब रिलेट कर सकते हैं, तुम उसको कर प्रूडेंस, सकते हो। प्रूडेंस, प्रूडेंस, प्रूडेंस करोगे? प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म वाला। क्या होता है प्रूडेंस का मतलब, एक्सप्लेन करना तुम। मतलब लॉसेस एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रॉफिट्स एंड गेन्स शुड बी नॉट बी, मतलब उनको इग्नोर करें। तो तुम एक्रूअल से क्या रिकॉग्नाइज कर, एक्रूअल से कैसे रिलेट करोगे इसको बताओ। इसमें मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट। करेक्ट, करेक्ट। मैचिंग कोस्ट, जैसे लिख रखा है मैचिंग कोस्ट एंड रेवेन्यू, मैचिंग कंसेप्ट हाँ लिखा हुआ है। जो रिलेटेड। हाँ। हाँ देखो क्या लिख रखा है, रिकॉर्ड इन क्या करेंगे, एक सेकंड यहाँ पे हो गया कि नोट एज मनी रिसीव्ड और पेड एंड रिकॉर्ड दिस इन स्टेटमेंट ऑफ फाइल इन विच दे रिलेट। देखो यहाँ पे जो थर्ड लाइन है क्या लिख रखा है, एंड देयर, देखो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, देखो रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एक्रूड, जब भी वो एक्रू होंगी, मतलब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं कॉस्ट का, जैसे अगर मान लो कोई जैसे एम्प्लॉय कोई सर्विसेज दे रहा है, मतलब 5 साल का, मतलब कोई उनका वो था कि 5 साल के बाद, जैसे तुम वो आगे पढ़ोगे इसको कि मान लो कोई 5 साल तक वो एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो जैसे वो इस साल की है, वो अपने मतलब 5 साल के बाद उसे मान लो कोई उसको कंपनसेशन मिलेगी हैवी अमाउंट की, मान लो ग्रेचुटी मिलेगी या कुछ, ग्रेचुटी चलो छोड़ने में मिलती है, कोई वॉलेंटरी रिटायरमेंट मतलब कंपनसेशन मिलेगी उस, अगर वो 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं अपने। तो अब क्या है, वो 5 साल करने पे मिलेगी, लेकिन तुम उसकी अकाउंटिंग करंट ईयर से स्टार्ट करते जाओगे। अब वो क्यों, क्योंकि वो एक्रूअल के बेसिस पे होती है, मतलब कि वो मान लो जो एम्प्लॉय है वो सर्विसेज करंट इस ईयर में भी इस पीरियड में रेंडर कर रहा है, तो वो एक्रू कर रहा है, मतलब एक्रूड हो रही है। मतलब एक्रूअल से क्या होता है कि वो इस पीरियड से रिलेट कितना करी है, कि देखो ये क्या है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एक्रूड, उसको हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब व्हेन दे आर अर्नड और इंकर्ड, अर्नड और इंकर्ड एंड नॉट रिसीव्ड और पेड। मतलब इसका ये मतलब नहीं होता अर्नड और इंकर्ड का। अब देखो जो एम्प्लॉय है वो सर्विसेज तो मतलब वो दे चुके हैं करंट ईयर की, तो मतलब 5 साल पूरे करने हैं ना, तुम तो वही एजम्पशन लेके चलो कि वो 5 साल अपने कंटिन्यू कर लेगा, तो तुम उसकी जो अकाउंटिंग जितनी भी अमाउंट की होगी ना, तुम उसको वो रिकॉग्नाइज करते जाओगे। तुम इसको पढ़ोगे अपने AS 19 के, AS वो एम्प्लॉय बेनिफिट से, चलो तुम्हारे में तो नहीं आएगा, ये AS 15 होता है वैसे, तो मैं तुम्हारे में एडवांस अकाउंट में आएगा इसोप के वे में, जो भी इसोप प्रोवाइड किए जाते हैं उसको। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी मतलब इस पीरियड से रिलेटेड मेरे एक्सपेंडिचर है ना, अगर वो अर्नड और इनकर्ड हो चुके हैं, तो तुम उसे रिकॉर्ड कर दोगे अपने फाइनेंशियल ईयर में, और वो भी जब जिस पीरियड से वो क्या करते हैं, रिलेट। ठीक है। अब देखो मैंने भी आज जो मैं एक सेशन लगा रहा था इस से पहले, तो वहां पे भी यही चल रहा था कि हमें ना मैचिंग कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो तुम ये मैचिंग कंसेप्ट को यहाँ पे अच्छे तरीके से वो करके चलना। मैचिंग कंसेप्ट यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे मैचिंग कंसेप्ट एक्रूवल की वजह से। मैं ना अगर तुम थोड़ा बहुत बता सकूंगा, अगर तुम लिंक कर पाओ इंडियस में, जैसे हम करते हैं स्केड्यूल 3 होता है ना, स्केड्यूल 3 तुम्हारे भी है ना, तुम्हारे कैश फ्लो शेड्यूल। हाँ, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट का। हाँ स्केड्यूल 3 बैलेंस शीट का कैश प्रॉफिट फ्लो एंड लॉस ना। स्टेटमेंट। हाँ मैं नहीं तुम्हें वहां पे एक नहीं, लिंक, बैलेंस शीट का है। वही नया जो अरे वही, अरे नहीं, वर्टिकल अरे फॉर्म में। अरे स्केड्यूल 3 में अच्छा सारे हाँ कवर होते हैं शेड्यूल। बैलेंस। अरे स्केड्यूल 3 में सारे कवर होते हैं, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो है, उनके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और एक नोट्स टू अकाउंट, सारे पढ़े होते हैं ये हाँ 5। तुमने सेक्शन 129 में भी पढ़े होंगे, मतलब क्या डेफिनेशन में होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट आर हाँ हाँ हाँ, इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बड़े हाँ बड़े लॉ में। हाँ अब देखो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन GCA। इक्विटी, नोट्स हाँ एक्सप्लेनेटरी। अब देखो तुम्हारा FA हो गया, GCA। अब क्योंकि इसमें देखो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो क्या होता है गोइंग कंसर्न इंपॉर्टेंट होता है, मैं साथ साथ ही बताता चलता हूँ, और एक क्या होता है एक्रूअल में, एक्रूअल इतना नहीं होता, गोइंग कंसर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको वो पैरे को इम्पोर्टेंट वो मार्क करके चलना तुम्हें 10A को, तुम्हें ये पढ़ के जाना है साथ साथ। फिर मैं एग्जाम वाले भी एक्सप्लेन तो करता जाऊंगा, सारे एग्जाम वाले भी बता दूंगा तुम्हें कौन से पढ़ने हैं। 10A को मार्क कर लेना एक तो।
और गोइंग एक्रूअल में ना तुम ये मैचिंग पोस्ट को अच्छे बच्चे पेपर में नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें इसको पता होना चाहिए। मैचिंग पोस्ट, यहाँ पे मैचिंग कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्रूअल के साथ साथ। अब हम आगे चलते हैं पैरा 11। क्या इससे मतलब ये कैसे हेडिंग क्या इसकी, नेचर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। Accounting policy refer to specific accounting policy and methods of applying those principles adopted by enterprise in the preparation। वही बता रहे, देखो वापस चीज की वो क्या होती है। स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या, मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स, जो हमने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, मतलब जैसे वही जो भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन है क्या है, एडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइज की मतलब जो भी उन्होंने फॉलो किया होगा क्या करेंगे वो प्रिपरेशन और प्रेजेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल्स में। हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन था ना, देखो क्या था ये अगर तुमने कोई वो करे, देयर इज नो सिंगल लिस्ट। ये पेपर में देखो यहाँ से ऐसे सीधा कूट के आते हैं क्वेश्चन यहाँ से। अब देखो अब यहीं से वो क्वेश्चन डाल देंगे, देयर इज नो सिंगल लिस्ट, मतलब कोई ऐसे सिंगल लिस्ट नहीं है कि अकाउंटिंग पॉलिसी विच आर एप्लीकेबल इन टू ऑल द सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे देखो यहाँ से अब तुम्हें इसको आंसर यहाँ से लिखना होता है। जैसे कई बार वेरी करती है सिचुएशन टू सिचुएशन में, हाँ कौन सी अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज करनी है। हाँ अब इसमें क्या लिख रखा है, विच ऑपरेटिंग इन द सिचुएशन क्या है, डाइवर्स है बहुत और क्या है कॉम्प्लेक्स है, एंड मेक अल्टरनेटिव। अब जैसे अल्टरनेटिव जैसे मैं ट्रांसलेशन वाला बता रहा था, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एवरेज, अब वो भी देखो अल्टरनेट एज हम यूज कर सकते हैं और दोनों ट्रू एंड फेयर रिव्यू देंगे, मतलब करेक्ट है अपने। तो वही मतलब क्या है, मेक अल्टरनेटिव, मतलब जो एंटिटीज है वो क्या है अल्टरनेट भी फॉलो कर सकते हैं, अल्टरनेट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एंड जो उनको मेथड अप्लाई करेंगे वो प्रिंसिपल वो एक्सेप्टेबल होते हैं। अब क्या है, द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड द मेथड्स आर दोस प्रिंसिपल इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच एंटरप्राइज। अब वो क्या है हर एंटरप्राइज में डिपेंड करता है, जो भी उसको ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही होंगी वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे, जो भी मतलब उनके स्पेसिफिक सर्कमस्टांस में लग रहेंगे। अब देखो यहाँ पे तुम इसको अंडरलाइन कर लेना, स्पेसिफिक सर्कमस्टांस, और एक लास्ट में इंपॉर्टेंट आएगा और क्या है एंड ईच एंटरप्राइज क्या है कोल्स क्या है, और कोई ये वाला एक सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट आएगा ये वाला क्या चाहिए इसमें, कंसिडरेबल जजमेंट, इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट कर, जजमेंट पे है और किसकी मैनेजमेंट पे, इसको अच्छे तरीके से ये तुम्हें ये लिख के आना है, कंसिडरेबल जजमेंट है वो मैनेजमेंट की। मतलब तुम्हें अगर इससे आते हैं ना तो तुम्हें एक तो चॉइस ऑफ एक ये लिख के जरूर आना, मतलब ये चीज यहाँ से और यहाँ तक, और ये वर्ड्स ये वाले जो रेड में है ना ये तो तुम्हें जरूर लिख के आने अपने आंसर में। और ऊपर में कि वो ये वाला तुम लिख सकते हो, अल्टरनेट में क्या है, अल्टरनेट अकाउंटिंग पॉलिसी है उनके मेथड्स को अप्लाई करने के अल्टरनेटिव्स होते हैं, और ये क्या कर सकते हो ये डाइवर्स होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। बस ये पैरा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो पैरा 12 को। आप 13 पे चलते हैं। The various standards of ICAO are implemented with respect to government regulatory and recent and alternative while reduce the number of availability of भैया हाँ पैरा 12 को अगर समरी में बोले तो मतलब यही कहना चाहते हैं ना कि मतलब डिस्क्लोजर जो करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज वो बेसिकली डिपेंड करेगा ऑन द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट कि वो क्या फॉलो करना चाहते हैं, है ना, बस यही है ना। हाँ करेक्ट बिल्कुल 100%। पैरा 13 को ऐसे कांटा मार दो या फिर लिख दो ये नॉट रेलेवेंट, ये कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं करता, वो ये रिड्यूस कर रही है नंबर वो स्टिल कम कर रही है, जो भी मतलब एप्लीकेबल है, मतलब पहले ये ज्यादा थे तो उसको उनको रिड्यूस कर रही है, क्योंकि अब ये जो मतलब जो भी ये डील करिए ना जैसे एमसी हो गए जो भी इनकी गवर्निंग अथॉरिटीज हैं, अब वो ये करिए धीरे धीरे जो आने वाले साल में ना तो वो जो इंडियस पढ़ रहे हैं ना जो अभी तो मतलब जो स्पेसिफिक एंटिटीज पे वो हो रहे हैं अप्लाई, वो धीरे धीरे ना वो इस पे सारी एंटिटीज पे अप्लाई करने वाले हो रहे हैं। अब धीरे धीरे जो नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स आएंगे ना अब वो धीरे धीरे उनका स्कोप बढ़ता जाएगा इंडियस का, और वही जैसे अब इंडियस है ना वो इंटर के सिलेबस में कई आते रहेंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े ऐसे। हाँ अब नेक्स्ट चलते हैं एरियाज इन विच क्या है डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर एनकाउंटर्ड। चलो अब देखते हैं इसमें क्या है डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स इन वेरियस डिफरेंट अकाउंटिंग। देखो वही आ गया क्या है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, एक्सपेंडिचर की मतलब उन्हें कंस्ट्रक्शन में बोला क्या एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करना है रेवेन्यू में करना है, कई बार वो भी वही कन्वर्जन और ट्रांसलेशन आ गया। कन्वर्जन वैसे तब यूज किया जाता है कि जब उन्हें मतलब अपने कन्वर्ट करना हो, ट्रांसलेशन तब किया जाता है मतलब
जब उन्हें अपना फॉरेन मतलब जो बैलेंस शीट्स मतलब जो फाइनेंशियल में फाइनल उन्हें वो रिकॉग्नाइज करना हो, ट्रांसलेट चेंज करना हो, तो मतलब तभी वो इवैल्यूएशन आ गया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मतलब सुपर वैल्यू मतलब कौन से मेथड से उन्हें रिकॉग्नाइज करनी है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग मेथड से गुडविल कंप्यूट की जाती है। वही वैल्यू फिर इन्वेस्टमेंट भी होती है, कॉस्ट और एनआरवी, उसके अंदर भी शॉर्ट टर्म होगी या फिर मतलब उनके अंदर जो स्पेसिफिक है वो होगी। रिटायरमेंट बेनिफिट चलो तुम इस पर नहीं आएगा अभी तुम्हारे लिए। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, वैल्यूएशन ऑफ वैल्यूएशन AS10 में आएगा ये चीज। वैल्यूएशन मतलब तुम्हें कैसे वैल्यू करोगे उस फिक्स एसेट्स को, वो भी डिपेंड करता है। तो मतलब वो उसमें क्या होता है कि कॉस्ट मॉडल फॉलो करोगे या रिवैल्यूएशन मॉडल, तो वो यहाँ पे आ गया, वो भी अकाउंटिंग मैनेजमेंट की कॉल है। ट्रीटमेंट ऑफ कंटिजेंट्स वही आ गया। और ये क्या है कि ये लिस्ट बस कोई इतनी नहीं है, ये क्या है एग्जॉस्टिव लिस्ट है। ये भी हो गया। अब आगे करते हैं क्या है अब इसके अंदर तुम अब देखो अगर वो एग्जांपल पूछता है ना, तो तुम 2-3 एग्जांपल तुम्हें खुद को ही पता होंगे कौन कौन से। मेथड और डेप्रिसिएशन कर लो, एक ये जरूर लिखा होगा ना एग्जाम में, वो बड़ा खुश हो जाएगा कि मतलब ये चीज लिखने से, सी वाले पॉइंट से। ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी आइटम्स, एक वही जैसे वैल्यूएशन का लिख देना। अगर मान लो वैसे आता तो नहीं, कम चांसेस होता है, लेकिन ये 2-3 एग्जांपल मतलब वो लिख दो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ये वाले पॉइंट। बस ये 3-4 इतना ही आएगा, ये इतना वो नहीं है कुछ। अब क्या है कंसिडरेशन सिलेक्शन। ट्रांसलेशन वाला समझ में नहीं आया। कौन सा? उसमें मतलब कन्वर्जन और ट्रांसलेशन मतलब अरे अरे रुको, कैसे अरे वो तुम, अरे जब तुम AS11 पढ़ेगी ना उसमें, तब वो तुम्हारा 100% क्लियर हो जाएगा। उसकी टेंशन मत लो। अभी तुम बस ये समझ लो अच्छा ट्रांसलेशन मतलब इस अभी ये समझ लो इन दोनों का मतलब ये है कि जब तुम फॉरेन करेंसी से इंडियन करेंसी मतलब अपनी जो रिपोर्टिंग करेंसी है जिसमें तुम्हें रिपोर्ट करने फाइनेंशियल्स को, जब तुम वो करोगे तब जो भी कन्वर्जन रेट होगा मतलब वो अप्लाई करेंगे। मतलब कन्वर्जन है फॉरेन करेंसी से इंडियन करेंसी में अगर मान अच्छा लो। हाँ बस इसका भी ये मतलब समझ लो, बाकी हाँ AS11 में 100% क्लियर होएगा। अच्छा हाँ। अब क्या है कंसिडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। हाँ देखो ये मीटिंग का सेशन वो खत्म होने वाला है, तो जल्दी से ज्वाइन बैक कर लेना। ये पे अभी खत्म ही हो जाएगा थोड़ी देर में, तो बस चलो अब इसमें एक जल्दी से ये वाला कर लेते हैं। द प्राइमरी कंसिडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ इज दैट ऑफ फाइनेंशियल पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हाँ अब देखो, हाँ अब देखो ये वाला अच्छे तरीके से करना। प्राइमरी कंसिडरेशन क्या है सिलेक्ट उनका करने का, जो भी प्रिपरेशन है वही लाइन आ गई। क्या है शुड रिप्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू को वो कर लेना सर्कल में ऐसे बॉक्स में जो भी तुम कर रहे हो, कि वो क्या है बैलेंस शीट मतलब वो प्रॉपर जो रिपोर्टिंग डेट है उनकी जो भी डेट्स है वो एज ऑन डेट ट्रू एंड फेयर व्यू कर रही है। मतलब जैसे वो बैलेंस शीट के नीचे आप लिखते हैं ना फॉर द पीरियड ऑफ, वो लिख